कोई बात कहाँ से। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल मैं हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। इनका नाम है सदिया एंड शी इज इन सिंगापुर राइट नाउ एंड शी इज वर्किंग एज अ नर्स देयर। आप जनरली यूट्यूब पे बहुत कम ऐसी वीडियोस देखते हो जिसमें सिंगापुर के रजिस्टर्ड नर्स की बात हो रही होती है। हाँ, वर्किंग ये नर्सिंग एड की काफी बात होती है कि आप कैसे जा सकते हो, क्या प्रोसेस रहती है। पर आज हम इसमें बात करेंगे सदिया जी से कि वो सिंगापुर कैसे गए, एज अ नर्स आप कैसे जॉब कर सकते हो, आपकी सैलरी कैसी रहती है और आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और काफी इन चीजों पर बात करेंगे। तो सदिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने टाइम दिया। Yeah, तो thank you from सदिया, my side. मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए अरे थैंक यू सो मच सचिन जी। अब हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि सदिया आप, मैं चाहूंगा कि आप ये बताओ कि आपका इंडिया में बैकग्राउंड कहाँ से है, आपने या नर्सिंग कब की, थोड़ा अपने बारे में आप बताइएगा। अभी मैं हूँ हैदराबाद से। मेरा जो प्रॉपर है वो है हैदराबाद। तो वहाँ पे मैं छोटी शहर मतलब छोटे टाउन की लड़की हूँ जो नलगुंडा नियर बाय हैदराबाद है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी है। और मैं ऐसा नहीं था कि मेरे को नर्सिंग में आना है, ऐसा कुछ भी शौक ऐसा कुछ भी नहीं था। तो छोटे अब से तो टीचर बनना ऐसा ही था कि एम्बिशन टीचर बनना। तो छोटे अब से टीचर के जैसा ट्रीट करना हर एक को, यही चलता था मेरा। तो जैसा ही बड़ी हुई तो मेरे आंटी थे, तो वो उन्होंने बोला, मतलब वो सऊदी में काम करते थे एज़ अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नर्स। तो मेरे को बहुत इंस्पायर करे, मतलब बहुत अच्छा कमाते थे, अच्छी इनकम थी उनकी। तो इसके वजह से उनको देख के मैंने सोचा कि अरे टीचर से बेहतर है कि नर्सिंग कर लूँ जिससे कि मेरा करियर बन जाए। तो मैंने वहाँ से एडमिशन लिया। तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, जिधर मतलब मेरे कोई फैमिली पर्सनल इश्यूज़ थे, इसकी वजह से मेरे नानी ने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, मेरे फीस का जो भी है, जो कॉलेज का है, सब खर्चा मेरे नानी ने। तो फर्स्ट सेकंड ईयर मैं मतलब इतना पढ़ी कि अभी मेरे नानी इन्वेस्टमेंट कर रही है मेरे लिए, कुछ भी एक्सपेंसेस हो, सब कुछ मेरे नानी उसका खर्चा उठा रही है। तो उसको मतलब मेरे नानी को तो खुश करना है, इसके लिए मैं अच्छा खासा पढ़ लेती हूँ। तो मैं इतना मेहनत करी सचिन जी इसके लिए। फर्स्ट ईयर मेरा कॉलेज टॉपर हूँ मैं। तो सेकंड ईयर में कॉलेज टॉपर हूँ। तो सेकंड ईयर में मेरे नानी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आके वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होके उनको सीएबीजी की ज़रूरत पड़ी। तो वो अ, ऑन टेबल डेथ हो गया उनका। तो अभी सेकंड ईयर से तो मेरा कोई एक्सपेंसेस उठाने वाला नहीं था। तो इसके वजह से मेरे को नाइट टाइम पे एज़ अ टेलीकॉलर काम कर लेती थी और डे टाइम पे मैं अ स्टडी कर लेती थी। तो इसमें मेरा थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तो निकल गया। जैसा ही फोर्थ ईयर में थी तो मेरी एक फ्रेंड बोली, "क्यों तुम इतना मतलब चीप नर्सिंग क्यों कर रही हो? मतलब इतने दिन जो पढ़ी, इतना मेहनत करे, ऐसा दिखा कि कोई हार्ट स्ट्रोक मेरे को ही आ गया।" उतना मतलब उतना फ़ील हो गई मैं, अरे इतनी मेहनत करके पढ़ी और कोई बोल रहा है कि नर्सिंग चीप है, मत करना, नहीं करना था, तुम क्यों कर लिया तुमने? तो मैं फिर भी बट वो बात बहुत हर्ट की। तो मतलब ऐसा सोसाइटी में कुछ ऐसा कुछ है क्या? जब तक भी नहीं मालूम कि अरे नर्सिंग का कुछ ऐसा है यहाँ पे, इन लोगों का मतलब यहाँ की सोसाइटी का परसेप्शन कुछ गलत है नर्सिंग के लिए बोल के मेरे को नहीं मालूम था। तब तक भी ऐसा फुल सैटिस्फाई हो रही थी कि अरे मैं बहुत अच्छा खासा प्रोफेशन, मतलब जब तक सोसाइटी का नहीं मालूम है, जब तक बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी अपने लिए। तब फोर्थ ईयर हो गया, तब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में सऊदी के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो सऊदी के एक्सपीरियंस के लिए मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर जॉइन कर लिया था। वो वहाँ पे मैंने एज़ अ फ्रेशर उनको मैं फ्रेशर नहीं दिख रही थी मैं, एज़ अ सीनियर उनको मैं हर काम पूरा कंप्लीट करना था। तो वो तो इम्पॉसिबल है। एज़ अ फ्रेशर कोई भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे को इवन क्लिनिकल नॉलेज फोर्थ ईयर में जो था, मैं वो भी मतलब बंक कर दी थी मैं। क्योंकि मेरे को टेलीकॉलिंग का जॉब करना था थोड़ा बहुत ऐसा, तो अपने एक्सपेंसेस निकाल वजह से मैं वो क्लियर नहीं कर सकी। तो फोर्थ ईयर में डायरेक्ट मेरे को एमआईसीयू में डाल दिए। तो एमआईसीयू में डाल दिया तो इसमें बहुत मुश्किल हो गया कि मेरे को सब कुछ एडजस्ट करना, वो प्लेस, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्टिव नेचर था सचिन भाई। मतलब जो इवन हमारे जो सबऑर्डिनेट्स जो सुपीरियर्स रहते, उनका भी ऐसा था कि अरे
मतलब ये कोई हमारी नीचे एक सेकंड क्लास एम्प्लॉय है, ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ पे। तो मतलब मेरे को सैटिस्फाई, मतलब मैं वही सोच के 2 साल वहाँ पे इसलिए गुज़ारी कि मेरे को सऊदी जाना है। वहाँ पे जाके लाखों की कमाई उठाना है, बस यही टारगेट था। तो 2 साल के पहले मेरी शादी भी हो गई उसमें। तो जैसा ही मेरा सिलेक्शन किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी हॉस्पिटल में हो गया था मक्का के लिए। तो वहाँ पे जाने का सब रेडी सब हो गया, प्रोमेट्रिक क्लियर कर लिया मैंने। मेडिकल्स के ड्यूरिंग कोविड का तो जो सीजन था वो आ गया, कोविड क्राइसिस। उसमें हम लोगों का जो प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी कैंसिल हो गया था। तो अभी जो सऊदी का प्रोसेस था वो सब कैंसिल, जितना भी मैंने मिनिमम 2.5 लाख तक मैंने इन्वेस्ट किया इसके लिए, सब अटेस्टेशन, सब कंसल्टेंसी को बनना, इसमें बहुत सा पैसा मेरा चले गया। और हमारी ड्यूटी भी ऐसी रहती थी सचिन भाई, 12 आवर्स, मॉर्निंग 7 o'clock को जाके रात के 9 बजे आते थे। तो एज ए हाउसवाइफ मेरे को घर संभालना है, एज ए एम्प्लॉय मेरे को ये ड्यूटी। तो ऐसा हो गया था, नहीं भाई मेरे से तो नहीं होगा अभी, 3rd ईयर में मैं नहीं कर पाऊंगी, घर में बैठ जाऊंगी सुकून से, बोल के मैं घर में बैठ गई सचिन भाई। तो उसके बाद 6 months ऐसा ऐसा सोचा कि मतलब घर में बैठ के एक ही इंसान को कमाना है, दूसरा इंसान खाली बैठ के है। तो ऐसा दिख रहा कि अरे मेरे को कोई डाल दे रहा खाली, मतलब मुफ्त का मेरे को खाना खिला दे रहा। तो सबके फीचर्स भी ऐसे आ रहे थे कि इसको मैं मुफ्त का खाना दे रहा हूँ बोल के। तो चलो ये तो नहीं होता बोल के फिर अभी ससुराल का भी रहता कि अरे अभी तक 2 साल हो गए, कोई किड्स नहीं कुछ नहीं। तो मैंने उसमें जॉब ज्वाइन किया। अभी मेरे ससुराल वालों को भी मेरे को सेटिस्फाई करना था, इसके लिए बैक टू बैक 2 किड्स हो गए मेरे। तो माशाल्लाह 2 लड़के हैं मेरे। तो उसके बाद मैंने 3rd ईयर में सचिन भाई जो मतलब जो मेरा जो प्रेगनेंसी पीरियड चलता उसमें एज ए नर्स ना इतना प्रेशर रहता, आपको नाइट ड्यूटीज करना पड़ता। नाइट ड्यूटीज में भी आईसीयू में जब कर रहे तो इतने क्रिटिकल, हमारे पास तो सीआरआरटी एक्मो के केसेस रहते थे, तो बहुत हॉरिबल नाइट्स जाते थे। इवन वो लोग ये भी तरस नहीं खाते थे कि अरे ये प्रेग्नेंट लेडी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस काम देते जाओ, उसको फॉलो अप करना है, बस पेशेंट का कम बैक होना है, यही होना है। इवन डॉक्टर्स को हो या जो सुपीरियर्स है लोगों को, सबको यही होना है। तो वहां से मैं सोची कि अरे ये तो नहीं हो रहा, तो सेकेंड बेबी हो गया, 40 डेज में मैं फिर ड्यूटी चढ़ गई। तो अभी मेरे को बहुत मिसबैलेंस हो रहा था सचिन भाई, घर संभालो, बच्चे संभालो, फिर ड्यूटी करो। अगर मैं ड्यूटी नहीं कर रही तो फिर ऐसा हो जा रहा था कि पंगा हो जा रहा था घर पे, मतलब कुछ भी अब मैं घर पे बैठ के सुकून से हूँ ऐसा फील हो रहा था सबको। तो ये तो नहीं होगा, तो अभी मेरे को जाना है, जॉब करना है। अभी मेरी मम्मा ने बोला कि मैं पूरा फुल सपोर्ट करूंगी, तुम जिधर जाना है उधर जाओ, मैं सपोर्ट करूंगी। जब मैंने आपके और संदीप नहीं संदीप चौहान। या उनके ब्लॉग्स मैंने देखना शुरू किया, तो उसमें मेरे को यूके का इंस्पिरेशन बहुत हो गया था। अभी तो गल्फ कंट्रीज को जाना था, क्योंकि जब मैं गल्फ के लिए ट्राई करी थी, जब मेरी सैलरी का पैकेज वो लोग मंथली 70,000 का बताए थे सचिन भाई। तो 70,000 तो बड़ी, अभी मैं जितना कमा रही हूँ उसमें वो बहुत कम है। तो सोच लिया। तो मम्मी ने बोला कि यूके के लिए कोशिश कर लो। ओईटी की पूरी तैयारी मतलब प्रिपरेशन चल रहा था मेरा, तो मैं ऑनलाइन कोचिंग ले रही थी, मगर फिर भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। जॉब करूं, फिर बच्चे देखूं, फिर ऑनलाइन कोचिंग रात में 10:15 to 11:15 कोचिंग लूं। इवन तो अभी सीनियर्स भी वो लोग ऑफ्स के लिए एडजस्ट नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं। तो जब मेरे को ये सिंगापुर का एक एजेंसी ने मेरे को बोला कि ऐसा सिंगापुर की अपॉर्चुनिटीज है, आप एक बार कांटेक्ट करो। तो मैंने सोचा कि अगर कुछ एग्जाम मतलब सही है तो मैं एक बार तो अप्लाई करके देखूंगी। तो फर्स्ट तो हमारा इंटरव्यू राउंड हो गया सचिन भाई इसमें। तो इंटरव्यू राउंड में नॉर्मल हमारा एक्सपीरियंस जो है, अभी मेरा मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट का एक्सपीरियंस है, तो सारे जो एक्सपीरियंस के बारे में और सब कुछ पूछा उन्होंने। तो एक 20 मेंबर्स सेलेक्ट हुए, जो 150 मेंबर्स ने जो इंटरव्यू दिया उसमें 20 मेंबर्स सेलेक्ट हुए एज ए आरएन। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ हम लोगों को फिर रिटन एग्जाम लिखना पड़ा, बैंगलोर में जाके रिटन एग्जाम फिर हम लोग ने
जो प्रोमेट्रिक का था, अगर हम लोग एंक्लेक्स थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ लेंगे ना, तो ये एसएन भी क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है, मतलब बेसिक नॉलेज रहेगा सचिन भाई, कुछ नहीं, मतलब क्लियर कर ले सकते सुकून से। मेरे को तो ऐसा दिखा कि अगर प्रोमेट्रिक के लिए पढ़ लिया कोई बंदा, अगर एंक्लेक्स के लिए पढ़ लिया, तो ये तो इजी होगा लोगों के लिए। तो मैं अभी ये लिखी तो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये प्रोसेस के लिए मेरे को 6 मंथ्स लगे सचिन भाई, वेरिफिकेशन बहुत टफ था, कॉलेज का वेरिफिकेशन, यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन, फिर जो हॉस्पिटल्स में काम करे उसका वेरिफिकेशन, ये सारे वेरिफिकेशंस लगे। फिर हम लोगों को ये सारे वेरिफिकेशंस के लिए लोग से स्टैंप लेके फिर हमारे जो सिंगापुर नर्सिंग बोर्ड है वहां पे भेजना था, ये सारे जो वेरिफिकेशंस के लेटर्स है सिंगापुर नेशनल बोर्ड को जाना था। तो वहां पे गए, उसके बाद मेडिकल्स, फर्स्ट मेडिकल हुए, उसके बाद मेरा अप्रूवल आ गया, अप्रूवल सिंगापुर नेशनल बोर्ड से, लाइक यू कैन कम हियर। तो सेकेंड अप्रूवल के लिए मेरे को फिर मेडिकल्स करवाना पड़ा, सेकेंड, तो फिर मेडिकल्स करवाई, तो वो भी ऐसा सचिन भाई कि पूरे एंटीबॉडीज टेस्ट, हर एक टेस्ट वो लोग करवा लिए, इसमें मिनिमम 40,000 मेरे को ओनली टेस्ट के लिए चले गए। तो एक तो मेरा एजेंसी जो है वो सारा कुछ 1,80,000 रुपीज उन्होंने कॉस्ट चार्ज लिया इसका। तो उन्होंने बोला जैसा ही तुम सिंगापुर जाओगी 1 मंथ वहां पे जब तुम स्टे करोगी तो हॉस्पिटल खुद आपको सारा अमाउंट रिफंड करेगा, बोलकर बोल दिया मेरे को। जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ यहाँ पे अमाउंट, सारा अमाउंट हॉस्पिटल मेरे को फिर रिफंड कर देगा। तो ठीक है, इवन टिकट का अमाउंट भी हमारा ही था जब जा रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही चले गए, आ गए यहाँ पे, तो 1 मंथ हम लोगों को यहाँ पे घर पे ही रुकना पड़ा सचिन भाई। यहाँ पे नो जॉब, मतलब ऐसा था कि उन लोग के वेरिफिकेशन फिर शुरू हुए यहाँ पे आए बाद, फिर 1 मंथ के लिए नो जॉब नथिंग। तो जैसे 1 मंथ के बाद हम लोग हॉस्पिटल को गए, उससे पहले हम लोगों को सारा बैंक अकाउंट सब जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस था फिर शुरू हो गया। 1 मंथ के बाद हम लोग हॉस्पिटल ज्वाइन करे, जैसा ही 10 डेज के बाद हमारा जो भी अमाउंट था जो हम लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, सारा अमाउंट रिफंड कर दिया हॉस्पिटल ने। वेरी हाँ, गुड। या तो ये अच्छी बात है कि तो बहुत खुशी हुई, अरे गए तो गए, फिर हमारा पैसा हमारे को वापस आ गया, तो तो ऐसा था। अब जैसे ये आपने प्रोसेस बताई है टिल योर जॉब, हाउ यू स्टार्टेड योर जॉब, तो इसमें कुछ मेरे सवाल हैं आपसे। तो एक सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर मैं इंडिया में एज ए नर्स आरएन जॉब कर रहा हूँ, तो सिंगापुर के जो आपका रजिस्ट्रेशन का एग्जाम है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? जैसे कुछ कंट्रीज में एक्सपीरियंस की नीड है, क्या ऐसा कुछ है सिंगापुर में? ये सचिन भाई, अभी मैंने जब दिया तो वो लोग 2 इयर्स का एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, सारे सर्टिफिकेट्स और मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट भी पूछ रहे थे, क्योंकि थोड़े बहुत कॉलेजेस मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट नहीं प्रोवाइड करते। अभी मेरा कॉलेज, उन्होंने मेरे को मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट नहीं दिया था, फिर मेरे को जाके मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट लेके आना पड़ा था। तो ऐसा मार्क्स ट्रांसक्रिप्ट भी जरूरी है, और एक्सपीरियंस 2 इयर्स का 200 to 250 बेडेड कैपेसिटी का बस चाहिए, और NABH रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए बस। तो और मेरा तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस था सचिन भाई, पूरा सारा NABH में किया। बट मैंने मतलब 5 इयर्स, मैंने 2 इयर्स काफी था, उसके बाद मेरे को करियर शुरू करना था, बट मैं 2 इयर्स में बट यहाँ पे आए बाद मेरे को ये मालूम पड़ा कि एक्चुअली एजेंसी पूछ रही है ये 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, बट हॉस्पिटल को जरूरत नहीं है एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ पे कई सारे साउथ इंडियन बच्चे, मतलब जो तमिलनाडु के बच्चे हैं, वो लोग डायरेक्ट विदाउट एक्सपीरियंस आके डायरेक्ट हॉस्पिटल को अप्लाई, जैसा हम लोग इंडिया में अप्लाई करते हैं करियर पे जाके, ऐसा यहाँ पे भी सेम प्रोटोकॉल है सचिन भाई। डायरेक्ट जॉब अप्लाई करो जॉब के लिए, तो वो लोग खुद SNB सिंगापुर नेशनल बोर्ड के लिए वो लोग अप्लाई करेंगे आपको, तो वो लोग भी सारा प्रोसेस करेंगे। बेसिकली हमें, जो मैं समझ रहा हूँ, इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, आपका एम्प्लॉयर आपको ऑफर देगा, उसके बाद आप SNB की प्रोसेस शुरू करोगे, राइट? यस यस। हाँ, तो चलो ये मैं आपकी बात समझ गया। अब नेक्स्ट एक सवाल आता है कि इंग्लिश टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट है जैसे और कंट्रीज में? नो इंग्लिश टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड सचिन भाई, क्योंकि यहाँ पे ना आपको मिनिमम बेसिक अगर इंग्लिश आ गई तो भी चलता है यहाँ पे,
तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश फ्लुएंसी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आपको चाइना, कोरिया और तमिल, यहाँ पे नेशनल लैंग्वेजेस है चाइनीज, तमिल। तो आपको जरूरत नहीं है कि इंग्लिश आपको अच्छी खासी इंग्लिश आने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग ही मिनिमम मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी और ऐसी रहती कि टू वर्ड्स में वो लोग पूरा सेंटेंस फॉर्म करते हैं, यहाँ की इंग्लिश वैसी रहती है। तो फिर आपको आई एम नॉट श्योर अगर तमिल आती है या नहीं आती है। नो नहीं विदाउट आती। फिर विदाउट तमिल वाला वहां पे कैसे करता है? इंग्लिश थोड़ी बहुत इंग्लिश से ही चल जाता है सचिन भाई। अगर आप यहाँ पे ना फ्लुएंट इंग्लिश अगर आप बात करना शुरू करोगे तो यहाँ पे उन लोग को समझ में नहीं आएगा। उन लोग समझेंगे कि ये इंग्लिश नहीं है, ये कोई दूसरी लैंग्वेज ये बंदा यूज कर रहा है। तो उन लोग को अगर आप 2 वर्ड्स ओके कैन या डू, इसमें ही अगर आप फुल फॉर्म बस 2 वर्ड्स में ही आपको सेंटेंस बना देना है बस। चलो ये हम बात हुई कि जैसे शुरुआत में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है सिंगापुर के आरएन बनने के लिए। बेसिकली यू नीड एन एम्प्लॉयर्स ऑफर लेटर एंड देन द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी द एग्जाम का क्या रहता है? आई थिंक इट्स एमसीक्यू, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, वो एमसीक्यू टाइप का एग्जाम है, राइट? एमसीक्यू अगर आप प्रोमेट्रिक का देखेंगे या सेम एमसीक्यू रहते हैं। इसमें हम लोगों को 50 क्वेश्चंस देंगे वो लोग। तो 50 क्वेश्चंस अगर आप उसमें 50% आपको अगर मार्क्स आ गए तो लोग आपको मार्क्स भी डिक्लेयर नहीं करेंगे कि आपको इतने मार्क्स आए, ऐसा कुछ भी। बस आप पास है, बस हमारे ईमेल के थ्रू, या बस ऐसा ही नहीं कि आपको एसएनबी का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया, ऐसा कुछ नहीं। बस यू क्लियर्ड योर एसएनबी एग्जाम बस। और ये एग्जाम हम इंडिया में दे सकते हैं? यस, इंडिया में दे सकते हैं। We don't need to go to Singapore to give this exam, right? Online अगर examination. हम लोग एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो एजेंसी आपको एक ग्रुप बना के वहां के मतलब एसएनबी के गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयर है उसको ही बुलाएगा यहाँ पे इंडिया पे, बुला के वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो ये एग्जाम एम्प्लॉयर कंडक्ट करता है? या एम्प्लॉयर कंडक्ट करता है। ओके 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 ओके। और अगर एजेंसी के साथ नहीं जा रहे हैं सदिया, इफ समवन वांट्स टू ट्राई द होल प्रोसेस देमसेल्फ, तो उसमें एग्जाम कहाँ पर होता है? तो वो सिंगापुर में होगा आपका एग्जाम। ओके, फिर तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम एजेंसी के साथ करें क्योंकि यहीं पे वो बेटर है। तो और आपको आप जो अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका सारा अमाउंट फिर आपको रिफंड हो रहा है, तो वो आपको बेटरमेंट है। इवन मेरा जो एग्जाम फीस था वो 11,800 रुपीज का था। तो बट जब अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तो आपको 6,000 रुपीज लोग रिफंड कर देंगे। ओके, चलो ये भी अच्छी बात है, पैसा वापस आ जाता है बाई चांस अगर। और आई थिंक एम्प्लॉयर को जॉब अप्लाई करने के लिए तो हमें कुछ पे नहीं करना होता है। मैं साथ ही साथ ये देख चाहता हूँ कि खर्चा कितना आएगा किसी का। तो नेक्स्ट स्टेप लगा लो आपका एम्प्लॉयर को तो कुछ पे करना नहीं है। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप लगा लो आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम की फीस जैसे आपने बताया कि लगभग 11,000 इंडियन करेंसी में हो जाता है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? अगर मेरा वो एग्जाम क्लियर हो जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है सत्या? मेडिकल्स कर देंगे वो लोग और यूनिवर्सिटी से आपको फिर से पीछे जाना पड़ेगा। आपको फिर आपका टिकट होगा, अगर आप एडवांस में बुक कर लोगे तो 11,000 का आपको टिकट हो जाएगा आपका। तो 11,022 फिर आप जाएंगे तो फिर आपके सारे वेरिफिकेशंस आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि कॉलेज से वेरिफिकेशंस होगा और जो आपका नर्सिंग काउंसिल है उससे आपका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन होगा और जो हॉस्पिटल्स में आपने जॉब किया वहां से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो ये 4 वेरिफिकेशंस आपको डेफिनेटली करवाना पड़ेगा सचिन भाई। तो इसमें अगर कहीं मैं XYZ हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ, वहां वेरिफिकेशन के लिए मेरे को सिर्फ एक एम्प्लॉयर से लेटर चाहिए है या कुछ और प्रोसेस? क्या प्रोसेस क्या रहता है वेरिफिकेशन? बस एक्सपीरियंस लेटर पे बस स्टैम्प, बस उतना ही जो नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट रहता है वही। चलो या दैट्स वो इतना टफ नहीं रहता। कभी कभार क्या होता है कि नर्सिंग काउंसिल वाले कहीं कांटेक्ट तो नहीं करते हैं जनरल हॉस्पिटल, लाइक दिल कॉल या वो लोग कांटेक्ट करते हैं सचिन भाई। इसके लिए वो लोग मिनिमम 1 मंथ का टाइम लेते हैं, 1 मंथ 3 मंथ्स भी लगते हैं कभी, क्योंकि वो लोग डेफिनेटली कांटेक्ट करते हैं, नर्सिंग काउंसिल को कांटेक्ट करते हैं और हमारा जो कॉलेज है उसको भी कांटेक्ट करते हैं और हम लोगों को गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट भी लेके ट्रांसफर करना है, वो भी गुड स्टैंडिंग आई थिंक जो काउंसिल से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने लगा लो, ये सारे हमने हमारा मेडिकल हो गया है,
हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है सदिया? अभी नेक्स्ट इसके बाद कुछ नहीं सचिन भाई, बस आपका एजेंसी टिकट बुक कर देगा तो आपको लैंड करना है सिंगापुर बस। तो और 1 मंथ आप एजेंसी, हाँ जी हाँ जी, ये टिकट का हाँ क्या बोलिए। चार्जेस रहता है? क्योंकि शुरू में ऐसा है ना कि हमें खुद के पास रुपए होने चाहिए, टिकट का क्या चार्जेस रहता है? तो हमारे पास ये हुआ कि सचिन भाई हम लोगों को बोला कि इमीडिएट बुकिंग के लिए बोल दिया, मतलब 3 दिन के बाद ही हमारा फ्लाइट है, तो अचानक बोल दिया कि आपको टिकट बुक करना है, इसके लिए आपको पैसे बनो। तो हम्म 23, अगर आप 3 दिन के पहले अगर आप टिकट बुक करना है तो आपको कॉस्टली तो पड़ेगा ना सचिन भाई। हम्म 23,000 ऐसा हो गया था, 23,000 था। 23,000 आप लगा लो अपनी टिकट का हो गया। हाँ। उसके बाद आप यहाँ जब आते हो, फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट लैंडेड इन सिंगापुर, जो Yes. एकोमोडेशन का सीन क्या होता है? क्या ऐसा है कि हॉस्पिटल कुछ अरेंज करके देता है, आपको खुद पहले अरेंज करना होता है? तो यहाँ पे सचिन में 2 टाइप्स है, एक MOM है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। जो MOH के अंडर अगर अपन आ गए तो अकोमोडेशन गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में अगर आप आए तो अकोमोडेशन आपको ही खुद ढूंढना पड़ेगा, और अलाउंसेस हॉस्पिटल प्रोवाइड करेंगे उसके लिए। ये ये कैसे होगा कि अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं एमओएच के अंडर तो कैसे आऊँ? एम्प्लॉयर से, जो आप एजेंसी है उसके थ्रू ही आपको मालूम करना पड़ेगा कि ये MOM है या MOH। मतलब ये जो जॉब है वो एमओएम है या या एमओएच? MOM या MOH। तो भी ओके। मैं अंडर MOM के अंडर आ गई थी मैं, तो अकोमोडेशन मैंने ही वहां से, मतलब बहुत सारे लिंक्स है हम लोगों को, तो वहां से हम लोगों ने उधर से ही सर्च करके यहाँ पे कॉल करके वो लोग उनसे जो कांटेक्ट कर लेके एडवांस पेमेंट कर दिया हमने। तो यहाँ पे अकोमोडेशन का भी हमको $650 है पर मंथ, जो हमारा रेंट है $650 पर मंथ है। तो ऐसा हो गया सचिन भाई कि बस जो भी लिंक्स है, जहाँ हमारा जो property.com ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पे भी एजेंसी खुद हम लोगों को थोड़े लिंक्स प्रोवाइड करेगी, और थोड़े कॉन्टैक्ट नंबर्स जो ऑलरेडी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर्स देगी हम लोगों को, तो उसके थ्रू हम लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड हो गया। तो ये भी मुश्किल नहीं हुआ कि हम लोगों को। अब जैसे ये और मेरा ये सवाल है कि जब आप सिंगापुर आए, आप अकेले आए थे या फैमिली के साथ आए थे? नो, अकेले है सचिन भाई, अकेले है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लोग फैमिली के साथ तो आना अलाउ नहीं है अभी फिलहाल। ओके। तो यहाँ पे चलो। PR का भी मसला हाँ। है सचिन भाई, मतलब 5 इयर्स तो लग जाएंगे। आपको वीजा कौन से किस वीजा पे आते हो सदी आप? ये इस पास के नीचे आता है। एस पास। ये कितना टाइम का यहाँ आपको वीजा मिलता है इसमें? ये 2 इयर्स का है सचिन भाई, 2 इयर्स के बाद तो लोग फिर इसको रिन्यूअल करेंगे। ओके, दे ऑटोमेटिकली दे विल रिन्यू। एक काइंड से वर्क वीजा है 2 साल का। या वर्क वीजा है 2 इयर्स का। कोई कंडीशन है कि आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ ही काम करना है, कुछ ऐसा? 2 इयर्स तक तो हम लोगों को हमारे एम्प्लॉयर के साथ ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देंगे हम लोग उन लोगों को। और हम्म ये है कि सचिन भाई 2 इयर्स तक हम लोग कोई दूसरे हॉस्पिटल में या कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। हम्म बस अगर आपको ओवर टाइम भी करना है तो यही हॉस्पिटल में कर लो आप। हम्म। और एक शुरू में ही लाइक जब मैं पहले इंडिया था तो हम सुनते थे थोड़ा सिंगापुर की एकोमोडेशन के सीन्स आते थे कि काफी अपने जैसे इंडियंस गए हैं तो थोड़ा एकोमोडेशन का इश्यू आता है। अगर आपके साथ जो एमओएच के थ्रू आए हैं वो आपने हाँ, देखा भी होगा, कैसी एकोमोडेशन? लाइक इज इट लाइक 3 BHK? कैसा रहने का कैसा सीन रहता है? हमारा जो अभी जो अकोमोडेशन है वो 5 BHK का है सचिन भाई। उसमें हर उसमें मतलब सारे रेंटल है, मतलब वन हम्म। वन बेडरूम सब रेंट पे है। तो ये है सिंगल कि बेड, एक बंदे का एक बेडरूम है? अभी मैं जो रह रही हूँ ये है शेयरिंग बेडरूम है, शेयरिंग रूम है। हम्म। इसमें ये ओनली इसका ये रूम का कॉस्ट होता है ₹80,000 ओके, इंडियन महीने का। करेंसी का। या हम्म तो शेयरिंग है, तो हम्म ऐसा मतलब फिर हम लोगों को किचन प्रोवाइड होता है बस। हम्म। ये $650 में ही आपको करंट की, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रहती और किचन ये सब प्रोवाइड होता है, बस एक तो ही रूम। तो जैसे हम जब अब थोड़ा पहले थोड़ा पीछे जाते हैं कि हम जो बात कर थे प्रोसेस की, आपका टिल रीचिंग सिंगापुर
आपका खर्चा मेन आता है कि आपका एग्जाम का खर्चा है, आपके मेडिकल्स का खर्चा है, आपकी फ्लाइट का खर्चा है। ये तीन और मेरे ख्याल से मेन। एजेंसी एजेंसी को भी बनना है 1,80,000 जो सारा मिला के, मतलब चलो इवेंट सारा टिकट। सारा मिला के आप कह रहे हो थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, 2 लाख लगा लेते हैं या टू बी टू ऑन द लाख सेफ। टेन थाउजेंड लगा लो सचिन। 2,10,000, और ये सारा आगे आपको हॉस्पिटल रिफंड कर देता है। यस। ओके, विच इज वेरी गुड। अगर दिस इज और वेरी चलो, हाँ चलो हम यहाँ पे पहुंच गए। वी आर हैविंग 2 years ऑफ वर्क वीजा। अब लगा लो मेरा 2 साल के बाद अगर वो वीजा खत्म होता है, उसके बाद उस टाइम पे आप क्या करोगे? लोग ही हम लोगों को एक्सटेंशन का ऑफर, अगर हमारा वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम्म वो हॉस्पिटल खुद हम लोगों को ऑफर करेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि सचिन में अगर कोई इंडियन आ गया तो वो वापस तो नहीं जा रहा है, या हम्म जो हॉस्पिटल में कर रहा है वही हॉस्पिटल में वो कंटिन्यू। मिनिमम अगर जो भी इंडियन से पूछूं कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपको ये हॉस्पिटल में, तो बोल रहा है कि 10 years 15 years। तो एक ही हॉस्पिटल में उतना लॉन्ग जर्नी उन लोग का चल रहा है, तो उन लोगों को अच्छा खासा मतलब सैलरी अच्छी है, जो अलाउंसेस सारे अच्छे प्रोवाइड हो रहे हैं इसके वजह से, और लोग भी अच्छे हैं सचिन भाई। हम्म, चलो ये भी है। बिल्कुल, और लोग हम्म, अच्छे होने चाहिए, बहुत बड़ी बात है। अब हम्म, जैसे आपके लगा लो 2 साल के बाद आपका रिन्यू हो जाता है। yeah। रिन्यू होगा वो कितने साल के लिए? वो अगेन फॉर 2 years होगा या लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है? नहीं मतलब हम लोगों का परमानेंट हो जाएगा यहाँ पे। आप परमानेंट हो जितने भी साल करोगे अब आपकी मर्जी पे है। आप रिजाइन देना चाह रहे तो 1 month पहले, जैसा हमारा नोटिस पीरियड होता है इंडिया में, वैसा जाए। ही आप दे दो बस। और फिर सदिया पीआर का कैसे, क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे होता है पीआर? पीआर तो 5 years के बाद ही, अभी मैं आके बस 1 year हो रहा है सचिन भाई, तो मैं उसके लिए मैं उतना दूर तक मैं सोच भी नहीं रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके 5-6 years हो गया, अभी तक उन लोगों को पीआर नहीं मिला। तो वो एक प्रॉब्लम है पीआर का। हम्म पीआर का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि इस बेस के ऊपर पीआर देते हैं, क्या रहता है? एक्चुअली मैं उसके ऊपर ओके, मैं उतना स्टडी नहीं कर पाई मैं अभी तक तो। नहीं बिल्कुल समझता हूँ मैं आपकी बात। चलो अब ये तो हो गया कि आपने खर्चा बता दिया इतना होगा। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि कमाते हो कितना हो आप वहाँ? तो मेरा है सचिन भाई 2500 तो बेसिक है, तो 500 अलाउंसेस। 2500 सिंगापुर डॉलर, राइट? या सिंगापुर डॉलर। तो 500 तो अलाउंसेस, अकोमोडेशन अलाउंसेस प्रोवाइड करेंगे लोग, तो ये हो गया 3000। तो ये अपने इंडियन करेंसी में 1,80,000 तक आ जाएगा। ओके। हम्म तो अगर आप समझो इवनिंग ड्यूटीज कर रहे हो, संडे हम्म पे ड्यूटी कर रहे हो आप, तो इसका तो बराबर आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल जाएंगे। और जो हम्म भी वार्ड में कर रहे हो तो उसके 500 तो अलाउंसेस मिल जाएंगे सचिन में आपको। जो भी तो वार्ड में कर रहे हो तो 500 से तो शुरू हो जाएंगे आपके अलाउंसेस। तो आपने जो 3000 बताया है, ये सब ऐड करके बताया या उसके ऊपर अलग मिलता है? नहीं नहीं नहीं, 3000 तो आपका 2500 तो बेसिक है। हम्म 500 आपको जो अकोमोडेशन अलाउंस है, हाउसिंग हम्म अलाउंसेस वो मिल जा रहा है आपको, तो यहाँ पे हम्म ही आपका 3000 हो जा रहा है। तो वार्ड अलाउंसेस, इवनिंग ड्यूटी और नाइट ड्यूटीज अगर आप कर ले रहे हो तो उसके अलाउंसेस अलग मिल जाएंगे। अगर एक नाइट ड्यूटी के इस पे आपको $30 to $40 मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। ओके। तो और यहाँ पे ऐसा है कि लाइक ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि आपको 37 आवर्स आप फुल टाइम होते हो, वीक में आपकी जॉब होती है, ऐसा वहाँ पे क्या सीन रहता है, कितने यहाँ पे 6 days का शिफ्ट, मतलब 6 days का लोग रोटा बनाते हैं। इसमें 3 days हम लोगों को काम करना पड़ता है, मतलब 8 hours की शिफ्ट होती है। वीक वीक में कितने दिन काम करते हो? वीक में 4 days वीक में 4 days लगा लो या हम। 8 hours। हाँ, 8 आवर्स की 4 days की शिफ्ट है या वीक में। शिफ्ट। और अगर आप थोड़ा आइडिया दे सको कि हम ये सब जैसे इवनिंग, नाइट, सैटरडे, संडे सब करके आप एक महीने के ओवरऑल की सचिन आप इतने बना सकते हो, कुछ आइडिया? या 35 प्लस क्रॉस कर सकते हो अगर आप सीनियर हो। अगर आपका 1 year प्लस हो गया तो आप 3500 मतलब 2.2 से आगे आप कमा ले सकते हो सुकून से। और यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि आपको टैक्स फ्री सैलरी है, नो टैक्स डिडक्शन। ओके। तो यहाँ ये यहाँ बहुत अच्छी बात है, टैक्स फ्री। आई थिंक किसी कंट्री में बहुत ही रेयर है, दुबई को छोड़ के मैंने सुना नहीं था कि टैक्स फ्री होता है। चलो अगर यस आप लगा लो आप बना रहे हो 2.2 बना रहे हो, आप यस महीने के 2.2 बना रहे हो, जिसमें
आपका फिर टैक्स तो कटना नहीं है, तो उसमें आपका फिर जो एक्सपेंस है, एक सिंगल इंडिविजुअल रह रहा है, उसका एक्सपेंस कितना होता है सदिया? अभी मेरा जो रूम है इसके लिए मैं 40,000 पर मंथ इंडियन करेंसी के हिसाब से रेंट पे कर रही हूँ। और मैं मतलब अच्छा खर्चा कर लो आप तो 10,000 तो आपका मिनिमम आ जाएगा। हम्म। चलो 10 आप अगर 50। अच्छे से अच्छा शॉपिंग कर रहे हो, मतलब बहुत शॉपिंग और सब कुछ अच्छे से अच्छा जीना चाह रहे हो तो आपको 20 तक चले जाएगा सचिन भाई। नए आप घर पे पकाओगे खाओगे तो आपको 10,000 तक हो जाएगा। चलो हम मैक्सिमम थोड़ा और कर लेते हैं कि 70 कर लेते हैं। जब हम 70 तक 2.2, तो नहीं जाएगा सचिन भाई। चलो हम मैं कोई मेरे ओके। जैसा हो जिसको ज्यादा खर्च ना हो, 2.2 अगर आप बना रहे हो और उसमें आपका 70 खर्च हो रहा है, तो मतलब 1.5 आपका सेव हो रहा है। यस। जनरली आप क्या करते हो, 1.5 को अपने बैक होम इंडिया भेजते हो, या आप क्या क्या सीन हम भेज सकते हैं बैक होम इंडिया, राइट? मतलब अभी मेरी फैमिली तो है वहां पे, तो हम्म। फैमिली का ख्याल करना है, पेरेंट्स का ख्याल करना है इसमें, तो हम्म। सब जाएगा अभी। तो मैं सब कुछ मैं इंडिया को ही भेज दूंगी क्योंकि मेरे भी फंड्स है वहां पे। महीने का 1.5 लाख अगर आपका बन रहा है जो देखा जाए, और आपका खर्चा ज्यादा नहीं आ रहा है, लगा लो 2 लाख रुपए खर्चा जाने का आ रहा है, जो कि रिफंड हो जाता है सारा, यस। और आपको इंग्लिश का टेस्ट भी नहीं देना है, सबसे बड़ी बात ये है। तो यस। आई थिंक अगर देखा जाए तो शुरुआत करने के लिए किसी के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। यस सचिन भाई, वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे अपने लोग बहुत कम दिख रहे हैं। ओनली फिलीपींस, थाईलैंड के पीपल और मलेशिया, यही लोग दिख रहे हैं। अपने इंडियन लोग बहुत कम दिख रहे हैं क्योंकि सारे लोग तो यूके ऑस्ट्रेलिया यही जगह पे भाग रहे हैं कि ओके ऑस्ट्रेलिया आई विल एक्सेप्ट, ओके यहाँ पे करेंसी ज्यादा है, बट हम्म। यूके से बेटर है कि आप सिंगापुर प्रेफर कर लो क्योंकि नियर बाय प्लेस है और आपको छुट्टी भी जब चाहे जब मिल जाती है। ऐसा हम्म। नहीं कि अगर आपको कुछ भी हो गया प्रॉब्लम तो इमरजेंसी में, और आपको टिकट भी बहुत सस्ता मिल जाता है। अगर आप एडवांस बुकिंग कर लेंगे तो 11,000 में आपका टिकट हो जाता है यहाँ से छुट्टियों का जाने के लिए। आपका आपका अब सदी आप वहां जॉब कर रहे हो, तो आपको एनुअल लीव, सिक लीव ऐसा कुछ मिलता है वहां पे? यस। तो यहाँ पे सिक लीव है 20 डेज की मिल जाती है हम लोगों को। साल में? और एनुअल लीव तो हम लोगों की 25 डेज की है। तो और 25 डेज ये पेड लीव्स बता रहे हो आप? या पेड लीव्स। ओके। नहीं, फिर 25 तो डेज। अच्छे अच्छी चीजें हैं। हाँ। हम बस थोड़ा तो जो यार मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पीआर का थोड़ा अलग सीन है, वैसे तो अच्छा ही है सारा। हाँ सचिन भाई, वही अभी मैं मालूम उसके ऊपर स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो शुरू किया उसके लिए। मेरा तो 1 ईयर का ऐसा कुछ जर्नी है, इसमें मैं जी। ज्यादा कुछ इसके लिए स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। अभी तो मेरे हॉस्पिटल को ही मतलब स्टडी कर रही हूँ क्या है ये, और हम्म। बस यहाँ पे एडजस्ट होना है अभी। अब एक और बात बताइए, आप जब अपने इंडिया से कुछ साल पहले भी और अब भी, एक चीज है कि लोग नर्सिंग एज ए नर्सिंग एड काफी आ रहे हैं, और काफी यस। अमाउंट भी पे करके आते हैं एजेंट्स को। तो आपको नर्सिंग एड के ऊपर बताओ कि नर्सिंग एड का काम क्या रहता है, और क्या बेनिफिट है और क्या ड्रॉबैक है, ताकि जो हमें अभी देख रहे हैं और वो प्लान कर रहे हैं सिंगापुर में एज ए नर्सिंग एड आने की, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन उन्हें आना चाहिए, या क्या सीन रहता है? अगर आप सोचो कि नर्सिंग एड के जैसा आ रहे हो तो उनका काम बस ये होता है कि बस पेशेंट केयर दो। ऐसा नहीं कि अगर अ, आप देखेंगे तो सचिन भाई, इंडिया में बीएससी या जीएनएम को कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहता, सब एक है। अगर आप आईसीयूज में जाओगे तो जो आरएन का काम रहता है वो भी एनरोल नर्स भी वही काम कर लेती है वहां पे। बट यहाँ पे जब आप सिंगापुर में आओगे तो आपको एनरोल नर्स का काम और रजिस्टर्ड नर्स के काम में बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे, जो उसका रोल ऑफ। तो ऐसा है कि तो अगर आप एनरोल नर्स का काम कर सक रहे हो कि जो एनरोल नर्स करती है वही काम नर्सिंग एड का होता है, तो ओके। इजी। अगर आप ऐसा जो भी वहां से डिप्लोमा करके आता है यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए उसको बहुत मुश्किल होती है सचिन भाई, क्योंकि उसका काम उतना ज्यादा नहीं रहता, बट जो उसको काम दिया जाता है वो उसको पसंद नहीं आता है, वो प्रॉब्लम। अब एक और हम इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा सवाल मेरा रह गया था। आपने बैचलर ऑफ नर्सिंग की है, यस। अब किसी ने अपने इंडिया में जीएनएम की है जो कि डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग है, उसका प्रोसेस क्या रहता है? उसका भी ये सेम टेस्ट वगैरह ये का सेम प्रोसेस?
या सेम प्रोसेस है, बट उनको जो एजेंसी फीस लेती है वो बहुत कम है, कुछ 60,000 कुछ लेती है सचिन पे। ओके। और एग्जाम उन्हें देना पड़ता है। और जॉब जॉब में सैलरी में क्या फर्क रहता है सदिया, इफ यू हैव एनी आइडिया? सैलरी जो उनकी है इंडियन करेंसी में मैं बोलूंगी, क्योंकि मैं मतलब उनका जो कैलकुलेट है मैंने नहीं किया, तो 130 तक उन लोगों को मिल जाएगा सचिन भाई, वन और लाख 30,000। हाँ और जी वो, उसमें एक्स्ट्रा लोग अलाउंसेस ऐड होंगे। तो नहीं ये 130 जैसे हम अगर एक ओवरऑल एस्टिमेट देखें, ये आपने एकोमोडेशन की इंक्लूड करके बताया या या जैसे? अकोमोडेशन का इंक्लूड किया मैंने इसमें। तो मतलब लगभग वो 70-80 हजार रुपए बचा सकते हैं यस। देखा जाए तो, क्यों 1.5 तक वो बना लेंगे और अलाउंस को ऐड करके, और आई थिंक 50-60 हजार उनका खर्चा है। तो 70-80 हजार एक जीएनएम नर्स सिंगापुर में सेव कर सकता है इसीलिए। यस। तो आप नर्सिंग एड का बता रहे थे, काम क्या, थोड़ा एक्सप्लेन कर सको तो आप? मतलब यहाँ पे तो जेरियाट्रिक बहुत है सचिन भाई, 65% तो जेरियाट्रिक पीपल है यहाँ पे। तो हम्म। इसमें आपको जो केयर एज ए जेरियाट्रिक नर्स प्रोवाइड करना पड़ता है, वो सारा कुछ देना पड़ता है। ऐसा कि अगर आप थोड़ी चीजों के लिए सोच लो कि अरे ये चीज हम लोगों को मतलब कुछ खराब नहीं है इस चीज में, तो आप नर्सिंग एड के जैसा अच्छा खासा सेटल हो सकते हो यहाँ पे। कि ये सेम ये आपने नर्सिंग एड को और एनरोल नर्स को ये अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं राइट, या सेम वो है स्टैंडर्ड इनका? स्टैंडर्ड तो सेम है सचिन भाई, जितना वो कमाते हैं ये भी वही उतना ही कमाते हैं, और जो काम उनका रहता है इनका भी सेम काम रहता है। ओके। हम्म। चलो ये। अभी रिक्वायरमेंट्स भी जो रिक्रूटमेंट्स है वो शुरू हो गए हैं नर्सिंग एड्स के लिए सिंगापुर में हम्म, हम्म। फिलहाल पर फिर चल भी रहा अगर ओवरऑल देखा जाए तो, अगर किसी ने बैचलर्स की है तो उसको नर्सिंग एड की जगह पे आई डोंट थिंक ज्यादा बेनिफिट है, अगर आरएन का ही प्रोसेस इतना इजी स्मूथ है। है। या तो अगर कोई बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रहा है तो मैं बोलूंगी अगर आप फर्स्ट स्टेप में हो तो सिंगापुर को आ जाओ भाई, बहुत अच्छा है, सेफेस्ट प्लेस है। और आपको ये नहीं कि आपको ट्रैवलिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सचिन भाई। हर हम्म, जगह पे, इवन हमारा जो अपार्टमेंट है नीचे, हर जगह पे एक बस स्टॉप आपको है यहाँ पे। और हम्म, नीचे अंडरग्राउंड पे आपको एमआरटी जो मेट्रो स्टेशन है वो प्रोवाइडेड है। तो आपको हम्म। किधर भी, और हम लोगों को जो ट्रैवल है साइकिल्स भी प्रोवाइड होंगे नीचे। हम्म। तो इसके लिए महीने का आपको $9 से लोग काटेंगे जो भी उसके फीस है अब तो। अब आपने जैसे एक बात कही, सेफ सेफ कितना है, अब एक हमारा हर किसी का ये सवाल होता है, अगर फॉर एग्जांपल एक सिंगल फीमेल है, लड़की प्लान कर रही है वहां पे आने का, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि कितना सेफ है सिंगापुर, अगर आप अपना हंड्रेड एंड एक्सपीरियंस शेयर कर ट्वेंटी परसेंट 120% सेफ है सचिन भाई। कोई सकते मतलब ऐसा है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है सचिन भाई। इवन आप बाहर ऐसा कुछ खा भी रहे हो तो आपका सीसी कैमरास आपको हमेशा देखते ही रहेंगे। हो? अच्छा। तो डायरेक्ट हमारे घर पे ही आ जाएगा पुलिस वाला कि तुम क्या खा रही थी, अभी तुमको फाइन बनना है इसके लिए। क्योंकि हम्म, आईसी नंबर हमारा उन जो हमारा पासपोर्ट फोटो है सब कुछ आईसी नंबर उसका अटैचमेंट रहता है। तो हम्म, डेफिनेटली अगर आप बाहर थोड़ा भी कुछ खा भी लिए तो पुलिस वाला तो डायरेक्ट आएगा। तो गर्ल्स के लिए तो बहुत सेफ प्लेस है सचिन भाई। हम्म। तो जैसे अब हमने ये बात की कि हम कैसे क्या प्रोसेस रहता है, अब एक सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल आप अभी वहां हो और आप चाहते हो कि आपकी फैमिली आपके साथ है, क्या कोई तरीका फैमिली को साथ लाने का है, या यू इट्स ओनली द नर्सिंग स्टाफ हु इज एबल टू कम देयर? अभी मैं जो देख रही हूँ तो जो अभी नर्सेस है उनका जो प्लान जो लोग बना रहे हैं कि पहले तो हस्बैंड को बुला लेंगे। तो हम्म, यहाँ पे अगर हस्बैंड भी आना है तो उसको ग्रेजुएशन तो कंपलसरी, वो ग्रेजुएट रहना जरूरी है उसको। तो यहीं पे कोई एजेंसी को वो लोग कांटेक्ट करके अपने हम्म। हस्बैंड को बुला लेंगे। तो उसके बाद वो लोग सारा एक अपार्टमेंट जो एक फ्लैट रहता है उसको ही वो लोग रेंट पे ले लेंगे। हाँ। रेंट पे लेके वो लोग ही सारे रूम्स रेंट पे दे देंगे। ओके ओके, तो अब समझ गया। उनका रेंट का भी सेव हो गया, तो उनको हम्म, रेंट भी ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं है। बस जो हम्म, भी है बच्चों के फीसेस रहेंगे। तो स्कूल फीसेस भी बहुत ज्यादा है सचिन भाई यहाँ पे। अब हम्म। एक बच्चे के पीछे आपको $1,000 तो लगाना ही है अगर फॉरेनर है तो।
फिर तो आई थिंक अगर देखा जाए ओवरऑल 1000 आप महीने का बता रहे हो, साल का बता रहे हो? महीने का बता रही हूँ। महीने का बता जब रहे हो, फिर तो बचना नहीं है कुछ। या बचना नहीं है, अगर आप वाइफ एंड हस्बैंड दोनों भी जॉब कर रहे हैं तो भी बचना नहीं है, मतलब बराबर हो जाएगा। अगर आप इंडिया में भी काम कर रहे हो, यहाँ पे भी आके आपकी फैमिली के साथ आप काम कर रहे हो, तो कुछ नहीं बचेगा। तो बेटर हम्म, अगर आप बैचलर हो तो यहाँ पे आके जॉब कर लेके, अगर आपको अगर कोई नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के लिए आप कोशिश कर रहे हो, तो अगर आपका हम्म, वहां पे नहीं हो रहा है तो सिंगापुर को आ जा सकते हो आप। हम्म, अगर आप बैचलर हो तो यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो सचिन भाई, अच्छा हम्म। प्लेस है। अब एक एक जैसे मैंने एक लाइक क्वेश्चंस के लिए डाला था इंस्टाग्राम पे, एक सवाल आया था कि अब मलेशिया में अगर आप स्टडी कर रहे हो नर्सिंग की और अगर आप सिंगापुर में जॉब करने आना चाहते हो, तो क्या उनको भी एग्जाम देना पड़ता है? किसी कंट्री का एग्जामेशन है, फॉर एग्जांपल XYZ आप कंट्री से हो तो आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता है? इवन हर एक को देना पड़ता है सचिन भाई, इवन फिलीपींस से क्लियर करते हैं, मलेशियंस को भी क्लियर करना पड़ेगा असेंबली हम्म, एग्जाम, और क्लियर करना पड़ेगा सचिन भाई। और चलो अब हम वैसे तो काफी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी इसमें। मैं आखिरी आखिरी में सिर्फ आपसे एक गुजारिश है कि अगर जो हमें देख रहे हैं आप उनको कोई मैसेज देना चाहो आपकी तरफ से। तो आफ्टर नर्सिंग आप टाइम वेस्ट मत करो, मतलब 2 इयर्स का एक्सपीरियंस गेन करना है किसी चीज पे, 4th ईयर से ही आप IELTS OET या इंक्लिक्स के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दो भाई। मतलब टाइम वेस्ट करो, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है अभी, जो मेरे जूनियर्स को देख रही हूँ, वो लोग कहाँ पे है और मैं कहाँ पे हूँ, मतलब डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि वो लोग 4th ईयर से वो लोगों का प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दिए थे, इसलिए कि वो लोग की सैलरीज अभी मेरे से आगे है। हम्म, तो जैसा ही 4th ईयर, अगर आप फॉरेन के लिए ट्राई करने के लिए आप पढ़ रहे हो, तो 4th ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर दो बस। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो सदिया, अगेन बिग थैंक यू। आपने आज काफी इंफॉर्मेशन, अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की। आई थिंक ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिसको लगता है कि उसके अपने OET या IELTS में स्कोर नहीं आ पा रहा है और वो फॉरेन कंट्री में किसी में जाना चाहता है, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक सिंगापुर भी बहुत अच्छी जगह है। श्योरली दे कैन अर्न एंड सेव वेल। तो दोस्तों ये था आज हमारा पॉडकास्ट फॉर सिंगापुर एंड यू बट कैन एक कम। बोलूंगी सचिन भाई, हाँ जी। खाने को बहुत मिस करोगे, इंडियन खाने फूड को खाने मिस को तो करोगे। सदी आप किसी भी कंट्री में हो ना, अभी अभी जैसे मैं दो एक घंटे पहले एक नर्स है न्यूजीलैंड में, उनसे बात कर रहा था। वो कहते कि इतने बना रहे हो, इतने पैसे बना रहे हो और खुद के मन का खाना ही ना खा पाओ, क्या फायदा पैसे का? मैं कहा, सही है फिर सचिन मैंने भाई। उन्हें एक ही बात कही, जो पसंद का खाना है वो घर पे ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। सही है, अभी तो मैं इतना मिस कर रही हूँ कि बस पैसा नहीं चाहिए, खाने पे बैठ जाओ सुकून से जाके। हाँ एग्री, ये तो हम मिस करते हैं। तो चलो इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। तो दोस्तों ठीक है। यू कैन कमेंट बिलो एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, और आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, और इसको शेयर जरूर करना भाई, कहीं ना कहीं किसी का भला हो जाए, बस ये ही एक रहा है हमारे इस पॉडकास्ट का। तो चलो सदिया, थैंक यू थैंक सचिन भाई, थैंक यू सो मच।